नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड, फाइनली आप लोगों के बीच में पुनः आ चुका हूँ। बीच में आप लोगों का जो ये टेस्ट चल रहा था कंटिन्यू, मैं आपको बता रहा था बीपीएससी एडीओ का। तो छठ पूजा के कारण मैंने इसे स्थगित कर दिया था। अब आज से फिर आपको कंटिन्यू मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। बहुत सारे फ्रेंड्स का मैसेज आ रहा था, कई सारे फ्रेंड्स कॉल भी कर रहे थे कि सर कब से शुरू कर रहे हैं। तो भाई आज से शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि शुरू कर ही रहा हूँ। देखिए, आपका एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली आ गया है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, जनवरी 2026। टोटल टाइम आपके पास अभी भी 60 डेज़ है। तो अभी जो आपको काम करना है, आपको फ्रेंड्स अभी दो काम करना है। पहला काम आपको रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम निकालने के लिए। और दूसरा काम अब जो आपको करना है, टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको दोनों पेपर को लगाना है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो पेपर है, जिसका आपके पेपर में नंबर जोड़ेंगे, है ना। एक तो आप लोग का है जनरल एप्टीट्यूड का पेपर, ये 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का। और दूसरा पेपर है आप लोग का जीएस का, है ना, जनरल स्टडीज़ का पेपर है। और ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का रहेगा। तो फाइनल मेरिट यहाँ पे 200 नंबर पे ही बनेगा। और जो आप लोग का लैंग्वेज पेपर है, उस पर भी काम करना है, तो अल्टरनेटिव में ये टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और 25 टेस्ट का जो बुकलेट है, ऑलरेडी मैं बैच में शेयर कर चुका हूँ लैंग्वेज पेपर का, जिसमें 100 क्वेश्चन है। तो 30 आप लोग का जो है इंग्लिश का है, और 70 जाहिर सी बात है हिंदी का क्वेश्चन रहता है। तो ये 25 टेस्ट का बुकलेट ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं कहानी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका फाइनल मेरिट ये दोनों पेपर बनाएगा। और ख़ास तौर पे जीएस की बात कर लूँ तो ये आपके पेपर में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि मेन जो है ये सेक्शन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, फुल एंड टेस्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है, जिस तरीके से बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से जो है बीपीएससी उठा के क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में, उसी टॉपिक से उठा के मैं क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। और यही कारण होता है कि 60 से 65 क्वेश्चन डायरेक्टली ये जो 50 टेस्ट का सीरीज है कर लेते हो, तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत ने, या फिर दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था, बताइए। हाँ बिल्कुल, जो लोग आंसर टिक कर रहे हो, कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में 5 वंश पढ़ाया हूँ, और आप सभी लोग पढ़े होंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो कई बार भाई यहाँ पे क्रम में सजाने के लिए भी दे दिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आएगा। तो आपको पता है कि गुलाम वंश आता है, दूसरे नंबर पे खिलजी वंश आता है ना, खिलजी वंश आता है। तीसरे नंबर में तुगलक आता है, तुगलक वंश आता है। चौथे नंबर पे सैयद महाशय आ जाता है, सैयद वंश आ जाता है ना, चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे लोधी वंश। और यहीं पे जो है लोधी वंश का जो अंतिम सुल्तान होता है, इब्राहिम लोधी, है ना, बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसमें हरा दिया जाता है। और यहीं पे क्या होगा, तो मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। तो देखो ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो आप क्वेश्चन आपका क्या था कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को लाख बख्श कहा गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनता को बहुत ही ज़्यादा, है ना, गरीब लोगों को, उस समय के जो गरीब लोग थे, है ना, और जो असहाय लोग थे, उन्हें सहायता करते थे। और ये लाखों में अलग अलग क्षेत्र में दान करते थे। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा गया है, लाख बख्श कहा गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, ध्यान रखना, क्योंकि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था, तो दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ पे, तो राजधानी भारत से बाहर, मतलब कि उस समय के तत्कालीन, चूँकि उस समय भारत का ही क्षेत्र हुआ करता था पाकिस्तान, तो राजधानी लाहौर थी। तो प्रश्न यहाँ से पूछता है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन है भाई कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं को, या फिर राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना आसान उसका आंसर रहता है मेरे भाई, मैं पहले भी बता चुका हूँ। बताओ कितने लोग इसका आंसर बता सकते हो, और मैं देख भी रहा हूँ। हाँ, जो लोग सी टिक कर रहे हो, बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर, बलबन हो जाएगा, ठीक है। बलबन का जो पूरा नाम था ना, गयासुद्दीन बलबन था। और गयासुद्दीन बलबन ने
शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था? प्रश्न पूछता है। और गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था, आप सबको पता होना चाहिए, जिसने दिल्ली सल्तनत पर देखा जाए तो 1265 ईस्वी से लेके, प्रश्न पूछे जाते हैं बलबन के बारे में, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया था, 1265 ईस्वी से लेके 1287 ईस्वी तक जो है शासन किया था। पता है, बलबन से एक क्वेश्चन और पूछता है कि इनमें से कौन से सल्तनत काल के जो है सुल्तान ने पेबोश, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिजदा, सिजदा, है ना, एवं पेबोश, पेबोश की परंपरा लागू किया था? तो ये बलबन नहीं किया था, खूब पूछता है क्वेश्चन, है ना, डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ थ्योरी वाले बैच में, ठीक है। देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कॉमन डाउट रहता है कि सर चूंकि बहुत सारे लोगों का साइंस वीक होता है या आर्ट्स वाला सेक्शन वीक होता है या मैथ्स रीजनिंग कोई भी सेक्शन अगर आपका वीक है, आपको लगता है कि हमें कम समय में बेहतर चीज़ें और सारी चीज़ें कवर हो जाए, तो आप मेरे साथ आके जुड़ के पढ़ सकते हो। एकदम जीरो से पढ़ाया गया है यहाँ पे, है ना। मान लो कि आप बायोलॉजी पढ़ने जाओगे ना, तो बायोलॉजी का लगभग 17 से 18 वीडियो में पूरा बायोलॉजी खत्म कर दिया हूँ, और वीडियो का लेंथ 30 से 35 मिनट का होता है। और सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे क्लासेज होता है, आपको डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सारे सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलता है, हैंड रिटन नोट्स मिलता है ना। तो सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करवाया गया है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और इसका फी आप सबको पता है कि 2599 था, क्योंकि अब सिर्फ 60 दिन ही एग्जाम का बचा हुआ है। तो आप इस बैच को आराम से परचेज करके, कैसे करना है, इसका फी अभी मैं मात्र 1099 कर दिया हूँ, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो नंबर यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ये नंबर है भाई 7319924130। आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो बैच को, आप इस नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा। पेमेंट नंबर भी यही है और व्हाट्सअप नंबर भी यही नंबर है, ठीक है। नंबर एक बार फिर से बोल देता हूँ, 7319924130, है ना। तो इसी नंबर पर पेमेंट भी करना है, स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजना है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हो। और जैसे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप पे भेजिएगा ना, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। क्लास शुरू है तो आप कहिएगा सर जो क्लास कंप्लीट हो गया है, जो सेक्शन मान लो कि एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा दिया हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा दिया हूँ ना, बहुत सारे सेक्शन पढ़ा दिया हूँ, तो जैसे मैं बैच में जोड़ूंगा ना, तो उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग 12 से 14 वीडियो है, ज्योग्राफी का लगभग 15 से 17 वीडियो है। तो ऑलरेडी मैं बैच में जोड़ूंगा ना, तो इसका कंप्लीट पीडीएफ और उसका वीडियो दिख जाएगा, तो जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। मान लिया आपको फिजिक्स कंप्लीट करना है, तो ऑलरेडी फिजिक्स कंप्लीट है बैच में, और ये 15 से 17 वीडियो रहता है फिजिक्स का, आराम से आप 5 से 6 दिन में पूरा कर सकते हो, या 7 दिन या 8 दिन मान लो, चलो ना। और डिटेल में बताया हूँ, बहुत कायदे से डायग्रामिकली सारी चीज़ें समझाया हुआ ना। मान लो आपकी रीजनिंग देखना है आपको, तो रीजनिंग का भी मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट है, मैथ्स का भी मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो जैसे आप बैच में जुड़ोगे ना, तो सारे सेक्शन का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप वहाँ से देख पाओगे सारी क्लासेस, ठीक है। और पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हो। तो आशा करते हैं आपको ये जो डाउट था लोगों का कि भाई सर क्लास में हमें कैसे ज्वाइन करना, तो कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये भी है कि सर हमें टेस्ट जो है मॉक टेस्ट का कंप्लीट जो है, ये मॉक टेस्ट 50 टेस्ट कहाँ से मिलेगा। देखो भाई, इसका फी अभी कम कर दिया हूँ, मात्र 399 में आपको 50 टेस्ट दे रहा हूँ, फुल लेंथ टेस्ट है ना। और आप सबको पता है कि भाई 8 रुपये पर टेस्ट आपको लग रहा है, डिटेल एनालिसिस के साथ मैं आपको सब कुछ करवा रहा हूँ, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। नंबर वही है, जो लोग टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग या टेस्ट के रिगार्डिंग, तो नंबर यही है 7319924130, इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि कुछ लोगों का डाउट रहता है, इसलिए मैं बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? बताओ भाई, खिलजी वंश का प्रथम शासक। तो जो लोग टिक कर रहे हो, मैंने अभी आपको बताया भाई, इसका मतलब खिलजी वंश का संस्थापक पूछ दिया है आपसे, है ना। तो बिल्कुल जो लोग जलालुद्दीन खिलजी टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या होगा? जलालुद्दीन खिलजी। ये जो है खिलजी, गुलाम वंश के बाद कौन आएगा? खिलजी वंश आएगा। अभी बताया ना ट्रिक से, जी के तसल आप ध्यान रखना, तसल, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, है ना। ये सल्तनत काल का जो है अलग अलग वंश है, टोटल 5 वंश है जो कि आपको पढ़ना होता है, यहीं सारे क्वेश्चन आता है। मैं पुनः कह रहा हूँ, थ्योरी वाले बात में उम्दा तरीके से पढ़ा दिया हूँ, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जो लोग आंसर ए टिक किया बिल्कुल सही है ना। और दिल्ली सल्तनत पे जो है सबसे कम समय तक जो शासन किया था वो खिलजी वंशी था, है ना, खिलजी वंशी था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से कि भाई दिल्ली सल्तनत में या सल्तनत काल में कौन से वंश ने जो है उस समय के भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू किया था? बहुत पूछता है, तो यही खिलजी वंश है ना। तो यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, दिल्ली सल्तनत के दौरान, अब एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, पूछता है बार बार, मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के द्वारा किया जाता था? बताइए सभी लोग। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग ए टिक कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही टिक कर रहे हैं। ये गांव के सरपंच के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग होता था सल्तनत काल में। देखिए, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था। और ये जो है ना, राज और किसानों के बीच वंशानुगत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक शब्द बोला वंशानुगत, और इन्हें इनके कार्य क्षेत्र में राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा जाता था, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसे? तो ये मुकद्दम या चौधरी को।
प्रश्न पूछता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, बताओ। हाँ बिल्कुल, जो लोग सी टिक कर रहे हैं सही सी टिक कर रहे हो भाई, सही है। क्योंकि आप सबको मैं बता दूं, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। यह बाबा, आपने नाम जरूर सुना होगा, फरीदुद्दीन इसका नाम था। इसका पूरा जो नाम था फरीदुद्दीन गंज ए शंकर के शिष्य थे और इनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से? तो महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई थी, किसके द्वारा? बहुत पूछता है क्वेश्चन, और बताओ आप लोग। हाँ, जो लोग यहाँ पे टिक कर रहे हो सी, बिल्कुल सही टिक किए हो, चूंकि धार्मिक ध्याइयों द्वारा ये काम किया गया था। देखो ये होता, ये मैं थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए किसी भी एंगल से, आप मिस ना करो। तो देखो, मेडिवल टाइम पीरियड चल रहा था, मध्यकालीन भारत का दौर चल रहा था उस समय। तो भारत में उर्दू विकास का उसी समय मध्यकालीन भारत में इसका उर्दू भाषा का विकास होता है। तो मध्यकालीन भारत में उर्दू भाषा का विकास सूफी संतों और भक्ति संतों द्वारा, सूफी संत तो थे ही लेकिन भक्ति संतों द्वारा भी इनका विकास किया गया और इन्होंने अपने उपदेशों को लोकप्रिय बनाने के लिए उस भाषा को, मतलब उर्दू भाषा को माध्यम बनाया। सूफी संत और भक्ति संतों, तो धार्मिक जो अनुयायी थे उनके द्वारा किया गया था। कई बार धार्मिक अनुयायी देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को गलत मत करना, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। और आप सबको पता है कि उर्दू जो है ना एक मिश्रित भाषा है जिसमें, अच्छा एक प्रश्न और पूछता है यार उर्दू के, लेकर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो उर्दू मिश्रित भाषा है, इसमें देखा जाए तो अरबी, यहाँ पे लिख देता हूँ अरबी, यहीं पे एक आप और लिख लेना फारसी, फारसी, उसके बाद यहाँ पे तुर्की, तुर्की, उसके बाद यहीं पे आप लिख लो तुर्की, और कुछ ब्रज भाषा भी आता है, खरी बोली हिंदी भी आती है। तो ये सब का मिश्रित है ना, ये शब्द का मिला जुला शब्द है। बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा 3-4 लाइन कम से कम आप ध्यान रखिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भक्तिकालीन संत जिनका नाम है चैतन्य, मैं बहुत कायदे से डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ाया हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास में, और पता है 12 वीडियो में पूरा करवा दिया हूँ पूरा आधुनिक भारत का इतिहास। पढ़ लेना जाके, क्योंकि जो लोग बीपीएससी एईडी देने जा रहे हो ना भाई, हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए, भर भर के क्वेश्चन पूछता है, तो जाके अच्छे से कर लेना। जो लोग ऑलरेडी बैच में हो, जो लोग नहीं जुड़े हो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन जाके हिस्ट्री आपका हो गया, साइंस हो गया, मैं पहले बोल चुका हूँ कि आपका हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी, इस पर अगर अच्छा से पकड़ है तो आपका एग्जाम में नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस पर पकड़ अच्छे से होना चाहिए, है ना। और साथ में पॉलिटी भी रख लेना। क्वेश्चन है कि भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था, बताओ। हाँ बिल्कुल, जो लोग हाँ टिक कर रहे हो विशंबर, बिल्कुल सही है, इसका नाम ही था विशंबर, है ना। देखिए भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विशंबर था, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मैंने आपको मैप से पढ़ाया था बहुत कायदे से भाई, इस क्षेत्र में, क्योंकि ये भक्तिकालीन जो चैतन्य है ना, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो इनका जो जन्म होता है ना भाई यहाँ पे इस क्षेत्र में, और ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, तो पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। पश्चिम बंगाल में ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला बहुत प्रसिद्ध है ना, तो यहीं पे इसका जन्म हुआ था, है ना। चलिए, और इन्होंने ही गोंडिया वैष्णव संप्रदाय का नींव रखा था। तो बस इतना डीप में नहीं जाता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है, कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था, आलमगीर के नाम से। देखो मॉक टेस्ट देने से आप में ये निखार आता है कि आपने जो टॉपिक कंप्लीट किया तो आप क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। अगर नहीं बना पा रहे हो तो जाके क्या करो, जैसे मुगल शब्द में जैसे ही प्रयोग किया हूँ, शब्द आपने देखा तो आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मुगल वंश के जाके अच्छा से रिवीजन कर लेना, यही तो अप्रोच। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था, हाँ मैं आपको ये बोल रहा था कि भाई जैसे ही मुगल शब्द में प्रयोग किया हूँ तो आपके मन में ये दिमाग में चलना चाहिए, भाई हमें अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वहाँ से जाके टॉपिक का रिवीजन कर लो, आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, कौन मुगल सम्राट जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है। देखो आलमगीर, आप देखो, एक तो आपने प्रारंभिक मुगल काल पढ़ा होगा और एक उत्तरवर्ती मुगल काल पढ़ा होगा, बहुत कायदे से मैं पढ़ाया भी हूँ। तो चूंकि आप ये उत्तरवर्ती में तो आलमगीर तो नाम था ही, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, ये प्रारंभिक मुगल काल का बादशाह है जो कि औरंगजेब से शुरू होता है, औरंगजेब तक रहता है ना, बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक रहा है प्रारंभिक मुगल काल। तो जो लोग औरंगजेब टिक किए हो बिल्कुल सही है, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका मैं मॉक टेस्ट में कंप्लीट जो पीडीएफ दूंगा ना, उसे प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, 1582 ईस्वी में जो है अकबर ने कौन सा, तो देखो एक शब्द दिया है, बहुत पूछता है ये शब्द, दीन ए इलाही लागू किया था, जो था, है ना, तो बताओ। हाँ, व्यवहार संहिता, बिल्कुल जो लोग टिक कर रहे हो बी सही है। देखो दीन ए इलाही की मैं बात कर लूँ तो ये डेट भी पूछ लेता है, तो ये 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा, है ना, परिवर्तित एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल कर्तव्यों को डाला गया।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखा। और इसमें प्रमुख हिंदू और इस्लाम धर्म, प्रमुख जो थे इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म थे। दीन ए इलाही का जो सही मायने है, दोबारा सुनिए, दीन ए इलाही सही मायने में धर्म ना होकर यह एक आचार संहिता का आचार, मैं बोल रहा हूँ आचार संहिता के समान था। इसमें भोग, घमंड, निंदा, दोष लगाना वर्जित था। और इस संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। दीन ए इलाही का जो प्रधान था वो पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बिरबल ने इस धर्म को स्वीकारा, पूछता है। और 1583 ईस्वी में अकबर ने नया संवत, इलाही संवत का भी प्रारंभ किया था। ये भी प्रश्न पूछ लेता है। अकबर ने 16 की नीति को भी अपनाया था और इस नीति के तहत अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब, तो 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। अकबर ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, दोबारा सुनिए, अकबर के ही काल में, अकबर ने, माफी चाहता हूँ मैं अकबर ने बोल दिया, अकबर के ही शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। आप सबको पता है, यूरोप में, यूरोपीय कंट्री में आपको पता होना चाहिए कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इस कंपनी का गठन होता है। तो उस समय अकबर भारत में क्या कर रहे थे, अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे थे। मुगल काल में मदद ए मास विद्वानों का ही दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी। तो हालांकि आपसे प्रश्न पूछा गया है दीन ए इलाही, तो आप लोग समझ ही रहे हैं, व्यवहार संहिता। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस्लाम, अच्छा क्या है भाई, इसे तो अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसने लिखा है, बताओ। तो बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो, मलिक मोहम्मद जैसे आगे बढ़ जाते हैं। कोश मीनार है भाई, कहाँ है कोश मीनार, बता सकते हो। बिल्कुल जो लोग बी टिक कर रहे हो, एक दूर निर्धारक है, देखो पिछले वाले टेस्ट में मैं करवाया हूँ। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने जो है सहायक संधि को स्वीकार किया। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। हाँ बिल्कुल, जो बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, थी पूछ रहा है, बताओ। तो बिल्कुल यहाँ पे मराठा भूराजस्व प्रथा से, तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्मों में 23वें तीर्थकर, 23वें कौन थे, प्रथम कौन थे, बता दो। 23वें, चौथे, 24वें, प्रथम, द्वितीय, 4 बताओ। जो लोग डी टिक कर रहे हो भाई, 23वें ये सही है, पार्श्वनाथ थे। प्रथम, 24वें और द्वितीय ये भी बता दो। प्रथम तो सबको पता ही है, 24वां आप सबको पता है, महावीर स्वामी है ना। 22वें कौन थे बता सकते हो, हरीश नेमी था, हाँ बिल्कुल। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना ये सब। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन हमें बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जो लोग यूपी के कुशीनगर में, कुशीनगर कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। कब किया था, तो 483 ईसा पूर्व में, बीसी में, ठीक। तो बीसी लिखो, या जन्म हुआ था आप सबको पता है 563 में, लगभग 80 साल की अवस्था में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया। लो अब पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, और आप सबको पता है पॉलिटिकल साइंस में अब ये चलना चाहिए। ये पॉलिटिकल साइंस में कौन से, ये आप सबको पता है मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो आपके सर भाग 3 में है, तो भाग 3 का क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता होना भी चाहिए। तो देखो जो लोग ब्रिटेन टिक कर रहे हो, सही टिक कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखो कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो देखो अनुसूची आपके जवान पे रटा होना चाहिए, टोटल 12 अनुसूची है, 12 में से 12 आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान है, मैं ट्रिक से रटवा दिया हूँ पॉलिटी वाले सेक्शन में। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। बिल्कुल जो लोग टिक कर रहे हो, श्री ग्रामीण खेल इसमें इससे संबंधित नहीं है, बाकी ये सब है ना। पुस्तकालय, ईंधन चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, ये सब है, ठीक। तो सी, और अभी प्रेजेंट टाइम इसमें 29 विषय है। और आप सबको पता है कि भारतीय संविधान में, भारत के मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची था, है ना। लेकिन बाद में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1951 में, यहाँ पे थोड़ा सा देख ही लीजिए, 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद, और ये प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ था ना, तब इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ये भी पूछ लेता है, बहुत पूछता है, ठीक है। उसके बाद 1985 ईस्वी में भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, आप सबको पता होना चाहिए 10वीं अनुसूची को। और ये 52 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जिसमें दल से संबंधित है, आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि भाई 1992 ईस्वी में 73 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, है ना। और उसमें 11वीं अनुसूची को, 73वें और 74वें पूछता है दोनों, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 73वें में 11वीं को और 74वें में 12वीं को प्रश्न पूछता है, कई बार 73वीं 74वीं देता है और 11वीं 12वीं भी देता है। तो 11वीं अनुसूची आप सबको पता है भाई किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से, और 12वीं नगरीय प्रशासन से। ये पूछता है क्वेश्चन, बहुत पूछता है, मैं बार बार कर रहा हूँ, इन सबको ध्यान रखना। चलो तो इसका आंसर आप लोग को पता है, ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, भूमि सुधार डाइस के विषय के अंतर्गत आता है।
तो जाहिर सी बात है भूमि सुधार ये राज्य सूची का विषय है ना। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य की सूची के अंतर्गत भूमि सुधार को इसमें शामिल किया गया है और भूमि सुधार के कार्यों का कारगर बनाने के लिए 9वीं अनुसूची का प्रावधान है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के से जो संबंधित है भाई किससे संबंधित है? हाँ, जो लोग टिक कर रहे हो ये मौलिक अधिकार से बिल्कुल सही है ना। देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद संबंध मौलिक अधिकारों से है, क्योंकि इसमें हुआ ये था कि उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम मैं बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का मैं बात कर रहा हूँ, तो उच्चतम न्यायालय ने निर्मित किया था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है, परंतु इस निर्णय के विरुद्ध संसद ने 24वें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में किया था। तो इसमें ये उपबंध किया गया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को कम या ज़्यादा कर सकती थी। तो बहुत पूछता है क्वेश्चन, बहुत ध्यान रखिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है ना। तो 28वां राज्य कौन है मेरे भाई, बता सकते हो ना? झारखंड बना था ना बिहार से अलग होके 15 नवंबर की, ध्यान रखना ये बहुत पूछता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। नेक्स्ट है मेरे भाई, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार में अब रख दिया गया, पहले मौलिक अधिकार था, हमें बताने की जरूरत है नहीं है, बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान उपचारों में से किसे जो है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। अब यहीं पे लोग गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन रहता है और दोनों बड़ी परेशान करता है। हालांकि इसका ऑप्शन होगा उत्प्रेषण, और पिछले वाले टेस्ट में डिटेल में एनालिसिस कर चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है अधिक सूत्र संबंधित है किससे है भाई? तो बिल्कुल जो लोग टिक करो दोहरा खतरा से, है ना। अगला नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद के संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे। बिल्कुल अनुच्छेद 108 के तहत। देखिए किसी भी विधेयक या विषयों पर दोनों सदन जैसे मैं बोलूँगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि राज्यसभा और लोकसभा में बात कर रहा हूँ, है ना। तो किसी विधेयक या विषयों पर दोनों सदनों मतलब कि राज्यसभा लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है, आर्टिकल 108 में दिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष, अभी प्रेजेंट टाइम में ओम बिरला है, तो उनके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से, ध्यान रखना, तो धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होता है, कि दोनों ध्यान रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर जो है संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, तो दोनों लाइन ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है लोकसभा जो है यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? अब देखो ये क्वेश्चन आप सबको पता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था शायद इस बार बीपीएससी में, पिछले बार शायद बीपीएससी में पूछा था, इस बार पूछा था, आपको पता होना चाहिए। 70वीं में 71वीं में पूछ लिया गया था क्वेश्चन ये। हाँ 71 बीपीएससी में देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आप सबको पता होना चाहिए। बता दो इसका आंसर। देखते हैं कितने लोग जवाब देते हो। बताओ। हाँ सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है मेरे भाई। अभी ये तो पूछा था, इस बार तो पूछा था, गृह मंत्रालय हो जाएगा। अभी 71वीं बीपीएससी में शायद ये प्रश्न पूछा गया है, 70वीं में या 71वीं में मुझे पूरा ध्यान है, 71वीं में शायद पूछा गया है। तो लोकसभा सचिवालय एक स्वतंत्र निकाय है, लोकसभा सचिवालय एक स्वतंत्र निकाय है जो लोकसभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इसका क्या होगा? गृह मंत्रालय हो जाएगा मेरे भाई, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है भाई किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, कौन से विधेयक पर बताओ? हाँ गैर धन विधेयक पर। मैंने क्या बोला, आंसर आ गया। देखो राष्ट्रपति द्वारा गैर धन विधेयक पर अपने निषेधाधिकार, मतलब कि निषेधाधिकार का मतलब होता है कि उनके पास वीटो शक्ति होता है, तो वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत किसी साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वह धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा है वह विधेयक को संसद के पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी। तो ये प्रश्न तीनों रहता है और आर्टिकल 111 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, बताओ क्या होगा? हाँ बिल्कुल, जो लोग आंसर टिक कर, ये विधायी शक्ति है मेरे भाई, इनके पास ये विधायी शक्ति है। और अध्यादेश राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत? 1, 2, 3 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत करता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है या फिर उनकी जानकारी में आ जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके अंतर्गत तुरंत कार्यवाही करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश जारी कर सकेगा। और उन परिस्थितियों में
अपेक्षित प्रतीत हो, और ये बार बार प्रश्न पूछता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो बिल्कुल जो लोग केवल एक सभा, देखो यहाँ पे मैं एक, और ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को माइंड पे रखिएगा। तो देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के, संघीय मतलब केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है साफ साफ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति, मैं क्या बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से अनुच्छेद 75(2) के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर ही अपना पद धारण करता है। तो ये भी ध्यान रखना। अगला है भाई फिजिक्स का क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई है, बताओ। हाँ बिल्कुल, जो लोग एम्पियर टिक कर रहे हो सही है भाई, एम्पियर ही होगा, यहाँ पे ऑप्शन में मैं लिया हूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ 4-5 जहाँ से प्रश्न पूछते हैं। जैसे विद्युत धारा को किस में मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। विद्युत आवेश को किस में, कूलाम में। विद्युत विभव को वोल्ट में। विद्युत प्रतिरोध को ओम में। शक्ति को वाट में। कार्य और ऊर्जा दोनों का जो ऐसा मतलब होता है जूल होता है। प्रश्न पूछता है ये सब, तो आप रट लीजिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जूम कर दूँ, लो कर दिया। क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा मात्रक है भाई, किसका है, तो सबको पता है दूरी का भाई। चलो, निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो भाई 7 मूल भौतिक राशि है, तो इसमें से कौन है, तो बिल्कुल विद्युत धारा, बाकी ये सब नहीं है तो विद्युत धारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तापक्रम का ऐसा मात्रक क्या है भाई, तो अब यहाँ पे मुझे पता है। अब देखो ऑप्शन में क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस होता है, जूल होता है, फ़ारेनहाइट होता है, तो देखो केल्विन में मापा जाता है, ठीक है ना, केल्विन राइट आंसर हो जाएगा। और फिजिक्स में इसका नोमेरिकल भी मैं बढ़ा दिया हूँ बहुत कायदे से। एक चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें इतने अच्छे से पढ़ाया हूँ, और भाई इस बार भी 74 बीपीएससी में आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण है यार, आप बहुत अच्छे से करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ पे गतिज ऊर्जा में क्या होगा, घर्षण बल। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई बता दो कि कह रहा है कि चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, तो इसको समझा जा सकता है ये न्यूटन का कौन सा है, तो नियम, तो भाई आप सबको होता है कि ये न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। अगला क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने से टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने से नहीं टूटता है, क्या कारण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन बड़ा है, आंसर छोटा है, बताओ। बिल्कुल, जो लोग आंसर टिक कर रहे हो, बी, फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, आप सबको पता होना चाहिए, इसी कारण से आंसर सिंपल सा आंसर था। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर जो है बल लगने वाले सभी बलों को योग 0 हो तो वह वस्तु क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यह वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड लोलक को जो है रॉकेट में माउंट किया जाता है, तो लोलक का जो समय काल है, टाइम पीरियड घटेगा या बढ़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो क्या होगा, तो ऊपर की ओर समान वेग मतलब कि ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से क्या हो, बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में जो है, क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है, बताओ। बिल्कुल ये हो जाएगा, कोशिका द्रव में ये होता है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम होते हैं भाई, हाँ, तो ये पाचन केंद्र में, ठीक है। कह रहा कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन आप गलती करते हो जल हो जाएगा। अधिकतर एंजाइम क्या होता है, तो आप सबको पता है कि एंजाइम प्रोटीन होता है ना, हो गया काम खत्म। अगला क्वेश्चन है, शक्कर में सबसे मीठी कौन सा है, तो सबसे मीठी कौन सा होगा, तो आपके फ्रक्टोज होगा। देखो सुक्रोज और लैक्टोज मत टिक करना, फ्रक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी संतति में पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित में कौन से तकनीक के तहत किया जाता है, तो डीएनए के माध्यम से किया जाता है ना, तो डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से, ठीक है, हो गया काम खत्म। अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर में होता है, क्रॉसिंग आवर होना चाहिए, आवर होगा, आवर में क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, जेनेटिक्स जो सामग्री होता है, आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है उस टाइम में, ठीक है, ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम क्या है, जिससे हेरोइन जो है ना, बड़ी क्राइम है यार ये सब, तो आप सबको पता है यहाँ पे अफीम से, जैसे कई बार अफीम नहीं देके पॉपी दिया जाता है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कीट जल सतह पर जो है दौड़ने में सक्षम होता है, किस कारण से, अब इसमें कोई बता सकता है, अब है ना, आसान सा है, तो भाई पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा हो पाता है ना, तो पृष्ठ तनाव में जल की सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है, इस कारण से ऐसा हो पाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है, बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन, तो बिल्कुल ये वर्तिकाग्र से है ना, या फिर वर्तिकाग्र या वर्तिका से, तो आंसर क्या होगा ये। अच्छा, इसमें एस्टेमी का, इसे इंग्लिश में ना स्टिग्मा कहते हैं, एक मिनट में लिख देता हूँ, स्टिग्मा कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, तो केसर इसी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है,
कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर जो है क्या होता है बताओ। हाँ बिल्कुल, ये अम्लीय प्रकृति का होता है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन है, खाने में का जो नमक होता है ना, खाने का नमक NaCl इसका सूत्र होता है, तो किससे बनता है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बहुत, तो बिल्कुल जो लोग बी टिक करो, परबल अम्ल और परबल क्षार से, परबल मैं बोल रहा हूँ, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, कार के बैटरी में प्रयोग किया जाने वाला तो कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। चलो H2SO4 होता है, इसका सूत्र थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं इसका ऑलरेडी PDF में मेंशन कर दिया हूँ। ये NH3 है भाई, ध्यान रखना NH3 है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि NH3 किस प्रकार का पदार्थ है, तो बिल्कुल ये मंद क्षार होता है ना। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो भाई हीलियम के नाभिक में क्या होगा बताओ, हीलियम के नाभिक में क्या होगा, तो बिल्कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, पीएन होगा। परमाणु संरचना में पढ़ाया हूँ, बहुत कायदे से पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है नाभिक में, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा भाई, सी हो जाएगा, इसका सी टिक कर लो, प्रोटॉन, मतलब कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ये पूछा है आपसे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अवयव है, लो आ गया क्वेश्चन, डायरेक्टली अवयव पूछ दिया है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी। अगला क्वेश्चन है, एक घोल का जो pH 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता कितना गुना बढ़ जाएगा, ये पूछ रहा है। तो देखो भाई ये 1000 गुना बढ़ जाता है, यहाँ पे मैं बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जो मिल जाए भौतिक परिवर्तन, ना मिले रासायनिक परिवर्तन। मैंने एक ट्रिक बताया था और इसी पे पूरा खेला खत्म है, पढ़ाया हूँ केमिस्ट्री बहुत कायदे से, एक बार जाके देख लेना, है ना। तो बता दो इसका आंसर, मिल जाए तो भाई क्या मिल जाएगा, बता सकते हो। बिल्कुल जो लोग पानी को उबाल रहे हो तो पानी फिर से ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल ये सही है ना, यही आंसर होगा। बाकी सभी का सभी क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है, बाकी पानी का उबलना ये भौतिक परिवर्तन है। देखो आसान सा क्वेश्चन है, आपको सोचना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ना आपको बोनस नंबर देता है, फुल में फुल नंबर आराम से ला सकते हो, तरीका और अप्रोच पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होता है, बहुत पूछता है, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। तो जो लोग बी टिक करें, लोहा, क्रोमियम और निकल, बिल्कुल सही है, तो आंसर इसका मेरे भाई हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकल। अगला क्वेश्चन है, लहसुन की जो है ना तीक्ष्ण गंध किस कारण से होता है बताओ। हाँ सल्फर के कारण से है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाली जो डिटर्जेंट होता है ये कौन सा होता है बताओ। और ऐसे क्वेश्चन आता है, हाँ सल्फोनेट होता है, इसमें सल्फोनेट होता है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में जो है पहलगाम किस नदी के किनारे है। अब देखो इस बार पहलगाम वाला कौन नहीं जानता है, कितना दर्दनाक हमला हुआ था यहाँ पे। तो पहलगाम किस नदी के किनारे है भाई बताओ। हाँ सी हो जाएगा, ये लिद्दर नदी के किनारे है। कौन सा है, लिद्दर नदी के किनारे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक डाइस के रूप में वर्णित किया जाता है बताओ। बिल्कुल सी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी। गंगा के मैदान को जियोसिनक्लोइन के नाम से, या फिर भू अभिनति के नाम से, या फिर भू सन्नति के नाम से वर्णित किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य का भाग है भाई। झारखंड का है, सबको पता है, झारखंड हो जाएगा, ठीक। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत कार्य से पढ़ा है, अगर ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हो इसका मतलब पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो, तो मार लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जाकर रिवीजन कर लेना, बहुत कम वीडियो है ज्योग्राफी का, या फिर बाकी सेक्शन का जल्दी जल्दी जाकर रिवीजन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है। अब बता लो, दिल्ली तो है भैया, आगरा भी है, मथुरा भी है, लेकिन अयोध्या नहीं है, तो अयोध्या कौन से नदी के किनारे है बताओ, कमेंट सेक्शन में अयोध्या किस नदी के किनारे हैं बता सकते हो। देखते कितने लोग बताते हो कि भाई अयोध्या किस नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है। अब देखो आपको आपके दिमाग में जाना चाहिए कि भाई अच्छा आप रिवर सिस्टम में घुस गए, तो मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो रिवर सिस्टम को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, टेस्ट का मतलब ये होता है। तो भाई कावेरी नदी का टोटल लंबाई ना 802 किलोमीटर है, कावेरी नदी की कुल लंबाई 802 किलोमीटर है। और कौन से राज्य में बहती है ये नदी, तो कर्नाटक में, कौशे कावेरी, कौशे कर्नाटक, तो ये पूछता है कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में बहती है, ठीक। और इसी नदी पर, कावेरी नदी पर ना एक जलप्रपात है, बहुत पूछता है एग्जाम में, जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी, अच्छा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है कौन सा। मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है ये पूछ रहा है, तो भैया सबको पता है ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु, ये तीनों नदियाँ निकलती है, तो आंसर क्या होगा, डी। कायदे से मैं पढ़ाया हूँ भारत की अपवाद तंत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है बता। तो बिल्कुल आंसर यह स्थल और समुद्रों के विभेद तापन से ये होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी की पहाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनना है, कौन सा वन उस क्षेत्र में पाया जाता है ये पूछ रहा है। पता है इतना पूछता है ये क्वेश्चन की मत पूछिए, तो भैया ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ग्लोब पे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं, उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं, तो ये सब ध्यान में रखना है। पढ़ा चुका हूँ, डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे 100 क्वेश्चन करवाने हैं और आप लोग का डिमांड भी रहता है कि सब वीडियो का लेंथ छोटा करिए, इसलिए खैर
तो आंसर इसका क्या होगा 6-9 का, बिल्कुल जो लोग आंसर सी टिक कर रहे हो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? कौन किस प्रकार का वन भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये पूछ दिया है। तो उष्णकटिबंधीय है शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय है शुष्क पर्णपाती वन, ये लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर वर्षा इस क्षेत्र में होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, करेबा की खेती किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो करेबा की खेती के लिए प्रसिद्ध है केसर हो जाएगा आंसर, ठीक है बी हो जाएगा। अगला है भाई, सारण सिंचाई नहर निकलती है कौन सी नदी से? तो सोन नदी से निकलती है, सोन होगा, गंडक होगा, गंडक नदी से। तो अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी में बता दिया, हाँ बिल्कुल सही होगा, कोई बात नहीं बीच में हाँ कट जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जो है कहवा उत्पादन में अग्रणी है? भाई बहुत पूछता है, गलती मत करना, बी होगा कर्नाटक हो जाएगा। जो लोग कर्नाटक टिक कर रहे हो ठीक है, कर्नाटक। देश पूछा जाए तो ब्राजील टिक करना, ठीक है। कुल उत्पादन में पूछा जाए ना तब आंसर आंध्र प्रदेश टिक करना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? बताओ बी, जो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र होता है यही इसे कहा जाता है, बिल्कुल। और ये क्वेश्चन हर जगह नहीं मिलेगा, मेरे टेस्ट में ही मिलेगा, एग्जाम में इसीलिए छपता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है कहाँ पे? बताओ, बिल्कुल जो लोग सिटी कर मिजोरम सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई? तो मैंने आपको बोला था 22 अप्रैल को, 22 मार्च भी ऑप्शन में देता है, तो 22 मार्च में टिक कर देना, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, भारत के जो है किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होगा? तो जहाँ पे समुद्री सीमा जो राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। भारत में किस राज्य में समुद्री अपरदन सबसे ज़्यादा होता है? तो भाई देखो, ये मैंने ट्रिक बताया था कि वाला, देखो यहाँ पे पूरे तरीके से घेरा हुआ है ना, यहाँ पे देखो पानी, समुद्र का पानी जाएगा, और यहाँ पे चूंकि ये स्थलीय क्षेत्र ऊपर चला जाता है, पहाड़ी इलाका है, तो इस क्षेत्र में होता है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, गुजरात जो है अपना सबसे ज़्यादा सीमा समुद्र के साथ सीमा साझा करता है, तो वो आंसर हो जाएगा, गुजरात नहीं होगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, अपरदन बोला है। निम्नलिखित में से कौन जो है सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो कौन लेगा भाई, कौन सा ग्रह लेगा? टोटल 8 ग्रह है, बता दो। तो बिल्कुल जो लोग पृथ्वी टिक कर रहे हो ऑप्शन के हिसाब से। चलो अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ पे? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा वाला क्षेत्र जो होता है ना, उस क्षेत्र में, उसके बाद तंत्र वाला क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, बेसिक कीमत के आधार पर जो है ना GBA, यहाँ पे मैं एक शब्द बोला हूँ GBA की धारणा किस वर्ष से शुरू किया गया था? बताओ। तो जो लोग आंसर टिक करें 1993, यही सही भी है, और ये इकोनॉमिक्स में मैं बहुत कायदे से दिया हूँ। व्यापार संगठन का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पे नागरिकों के आवागमन पर रोक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये सी टिक कर लो। उदारीकरण है भाई, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, और कब किया गया था ये बताओ कमेंट सेक्शन में आप लोग। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, व्यापार अवरोध का उदाहरण क्या है? अवरोध का उदाहरण क्या है, सॉरी, तो बिल्कुल आयात पर, मतलब कि व्यापार अवरोधक का उदाहरण है आयात पर। अगला क्वेश्चन है, देशों को जोड़ने के वैश्वीकरण के परिणाम होंगे, क्या होगा? तो चलो जाहिर सी बात है उत्पादों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगा यहाँ पे, तो आंसर देख लो, ए हो जाएगा मेरे हिसाब से। ए नहीं होगा भाई, ये कैसे होगा? ये अधिक होगा ना, तो अधिक यहाँ पे बी में है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, निवेश क्या है? और ऐसे छोटे छोटे शब्द देखे तो पूछता है क्वेश्चन, तो आप सीधे तौर पे कहेंगे सर भूमि, वन, मशीन व अन्य उपकरणों की खरीद पर आप पैसा खर्च करते हो ना, व्यय करते हो ना, उसे ही निवेश कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना किससे संबंधित है? बता सकते हो? तो टमाटर प्याज के विपणन से संबंधित आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मांग जमा क्या है? बता सकते हो? हाँ बिल्कुल सी, तो बैंक खाते में जमा धन को मांग जरिए निकाला जाता है, तो आंसर क्या होगा? सी। हाल ही में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया भाई, ध्यान रखना। तो हाल ही में किस संगठन ने विश्व विकास रिपोर्ट WDR जारी की है? बताओ, ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मत पूछे, बिल्कुल चलो विश्व बैंक टिक कर रहे हो, सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स का है, तो चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण किन 2 अंतरिक्ष संगठनों का जो है संयुक्त मिशन है? बहुत पूछता है, तो जक्षा का नाम जरूर सुना होगा, मतलब कि इसरो और जक्षा, क्या होगा? बी हो जाएगा, बी किधर भाग गया बी भाई, बी इसरो और जक्षा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने ई-मैग्रेट 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? भैया रट लेना इस क्वेश्चन को, तो विदेश मंत्रालय, आंसर क्या होगा? बी। अगला, हाल ही में किस भारतीय को चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो किसे मिला है? तो एस सोमनाथ को मिला था, आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2024 पर जो है एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, और ये मनीला के फिलीपींस में, आप सबको पता है किस में हो जाएगा? मनीला।
भारत रेलवे द्वारा या फिर भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में विभिन्न रेलवे सेवाओं प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है, बताओ। सोवारेला, सोवारेला आंसर क्या होगा, सोवारेला। दशावतार किस भारतीय राज्य का जो है पारंपरिक लोक रंगमंच है, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र और गोवा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट। देखो डिटेल में ऑलरेडी पीडीएफ में दे चुका। फरवरी 2025 में पहली बार अफ्रीकी शहरी उष्मा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया, और आप कहेंगे सियरा लियोन। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्य सूचना अधिकारी सीओ मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन 2025 जो है ना, कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। बिल्कुल, जो लोग BTQ सही है। कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवादक प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मत पूछिए, और ये उत्तर प्रदेश ने ऐसा पहल शुरू किया है। पेपरा वन जीव अभ्यारण्य है, रट लेना, ऐसे क्वेश्चन को पूछता है, न्यूज़ में था इसलिए क्योंकि ये केरल में है, पिपारा। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का जो है मेजबान कौन सा शहर है, बताओ। हाँ, अजमेर हो जाएगा, अजमेर। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। मीर कैट रेडियो दूरबीन जो खबरों में थी किस देश में स्थित है, तो बता सकते हो भाई, दक्षिण अफ्रीका। जो लोग टिक किए हो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स टोटल 100 क्वेश्चन था। देखो अभी GS का है, मैथ का जो और जो जनरल एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है वो कल से आएगा, आप कंटिन्यू। तो आप लोग ये GS वाले टेस्ट में बताइएगा कि 1/3 नेगेटिव काट के कितना क्वेश्चन सही किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पूरा टीम आपके लिए लगे हैं ताकि आप सभी का एग्जाम निकले इस बार, और डेफिनेटली निकलेगा भी, है ना। इसका प्रिंट आउट करवा के टेस्ट का और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना। जितना टेस्ट करवा रहा हूँ ना 1 to 1 दीजिए। अप्रोच तो मैं बता ही दिया हूँ, और देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन है कितना उम्दे तरीके से आप लोगों के लिए दिया हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ ही पॉइंट्स है, एकदम डिटेल में दिया हूँ, चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे बाकी सेक्शन हो। करंट अफेयर्स तो और डिटेल में करवा दिया हूँ ताकि भाई आप देख सकते हो। तो ये खासियत है आप लोगों के लिए। जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो आ सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फी है, मात्र 1099 आइए। और टेस्ट में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो 399 में 50 फुल लेंथ टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।